गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपके लिए समावेशी विद्यालय के बारे में बता रही थी। अरे हमारा विषय है आज का समावेशी विद्यालय का सृजन। तो ये हमारा विषय चल रहा है और इसमें टॉपिक है हमारा समावेशन की अवधारणा, यानी कंसेप्ट ऑफ इंक्लूजन। ठीक है ना। समावेशन की अवधारणा मैंने आपको कल भी पढ़ाई थी। कल मैंने आपको इसके 5 पॉइंट्स समझाए थे, यानी 5 पॉइंट्स हमारे कल हो गए। इसमें 10 पॉइंट्स हैं, 5 तो मैंने कल करा दिए थे। अब आज हमारे 5 पॉइंट्स मैं आपको आज कराऊंगी। अब हमारा छठा पॉइंट है, यानी 6 नंबर का है, स्थानीय संसाधनों में समावेशन। यानी स्थानीय संसाधनों में समावेशन, यानी इंक्लूजन इन लोकल रिसोर्सेज। ठीक है ना, इंक्लूजन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। तो यानी स्थानीय संसाधन का तात्पर्य क्या है, यानी जो हमारे विद्यालय के आसपास है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे हमारे विद्यालय के पास डाकघर है या कोई बैंक है, तो हमें उस डाकघर के बारे में बच्चों को बताना है कि डाकघर में क्या होता है, हमारे पास लेटर वगैरह कैसे पोस्ट करना होता है, हमें लेटर कैसे पोस्ट करें, और डाकघर में हम किस तरह से जा सकते हैं और कैसे काम कर सकते हैं। तो हमें बच्चों के लिए ये समझाना पड़ता है कि इस डाकघर का उपयोग कैसा करना चाहिए। और या फिर कोई बैंक है तो बैंक के बारे में भी बच्चों को भ्रमण कराया जाए कि बैंक में जाके हम सिखाएं कि ATM का प्रयोग कैसे होता है, हम बैंक से पैसे कैसे निकालते हैं, कैसे डालते हैं, यानी उन सभी बातों की जानकारी हम छात्रों को कराएं। यानी स्थानीय, यानी जो लोकल संसाधन है हमारे विद्यालय के आसपास है, तो हमें उसके बारे में बच्चों को समझाना है कि इन चीज़ों का उपयोग हम कैसे करें। तो इसमें हमारा यही आता है स्थानीय संसाधनों में समावेशन। तो अब जैसे इसमें आता है, तो सबसे पहले शिक्षक का क्या कर्तव्य है। शिक्षक को समावेशी शिक्षा में शिक्षक को इन सभी बातों पर ध्यान रखना चाहिए कि हमारे छात्रों का स्तर कैसा है। यानी छोटे बच्चे हैं, चलो जो प्राथमिक स्तर वाले बच्चे हैं, तो प्राथमिक स्तर वाले बच्चों को तो हम नहीं बताएंगे कि डाकघर के बारे में या बैंक के बारे में, क्योंकि वो बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं, तो वो तो समझ नहीं पाएंगे। तो बच्चों का भी तो लेवल हम ध्यान में रखेंगे कि बच्चों की योग्यता कैसी है, इनका योग्यता और स्तर को भी तो हम ध्यान में रखते हुए हम ये काम करेंगे। छोटे बच्चों को हम नहीं सिखा सकते। तो बच्चे जो थोड़े समझदार हैं, यानी जिनको वो जो ये सीख सकते हैं, यानी उनकी योग्यता और स्तर को ध्यान में रखते हुए शिक्षक का ये कर्तव्य है कि उन बच्चों को फिर जो हमारे स्थानीय संसाधन है, यानी लोकल चीज़ें हैं जो हमारे विद्यालय के आसपास है, उन सभी का छात्रों को भ्रमण कराया जाए। तो इसमें स्थानीय संसाधनों की पहले तो शिक्षक को सूची बनानी चाहिए। यानी ये शिक्षक का प्रथम कर्तव्य है कि, और इसको ध्यान में रखते हुए शिक्षक को पहले तो निम्नलिखित तथ्यों की आ जाते हैं। इसमें बहुत सी बातों को ध्यान में रखा जाता है कि किस तरह से क्या करना है। तो पहले शिक्षक को एक विषय सूची बनानी चाहिए, उसकी सूची कि हमारे आसपास में क्या क्या चीज़ें हैं और हम बच्चों को वहाँ ले जा सकते हैं या नहीं, और फिर उनकी समुचित व्यवस्था करनी चाहिए कि उनको ले जाने के लिए हमें किस प्रकार की व्यवस्था करनी है। हम जब छात्रों को लेकर जाएंगे तो हमें उसकी व्यवस्था भी तो करनी होगी। तो ये सभी शिक्षक का कार्य होता है। यानी समावेशी शिक्षा में शिक्षक को बालकों का स्तर और उनकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए ही सबसे पहले तो उसकी सूची बनाई जाए कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ है। फिर उसको ये देखा जाए कि वो उसको हमें बच्चों को कब और कैसे ले जाना है, यानी कब ले जाना है और कैसे ले जाना है, तो उसकी समुचित व्यवस्था करें। ये काम तो शिक्षक का ही है। फिर बच्चों को वहाँ पर भ्रमण कराया जाए कि हमें वहाँ पे कैसे क्या करना है। तो स्थानीय संसाधनों में बच्चों के लिए हमें भ्रमण कराए, हम जाके भ्रमण कराने के बाद फिर हम उसको देखेंगे कि मतलब बच्चे ने घूमकर क्या सीखा। फिर बच्चा अपना आके बताएगा कि हाँ हमने डाकघर में जाके ये सीखा कि या ये नहीं सीखा। तो बच्चा डाकघर में जाके सब कुछ बताएगा कि हाँ हमने ये सीखा। तो बच्चे को इन सब चीज़ों की जानकारी देनी जरूरी है। अब ज्ञान एवं प्रयोग, तो यानी इसमें इसी टॉपिक में हमारा आता है ज्ञान एवं प्रयोग। तो बच्चों को ज्ञान और प्रयोग का भी सिखाना चाहिए, बच्चों का ज्ञान देखना चाहिए, बच्चों का ज्ञान किस प्रकार का है। ज्ञान और प्रयोग का भी विधि को भी समझना चाहिए कि बच्चे इस स्तर के हैं या नहीं,
उसी के अकॉर्डिंग हम काम कर सकते हैं। अब उसके बाद में हमारा आ जाता है प्रतिष्ठित व्यक्तियों का सहयोग। अब जैसे हमें स्थानीय संसाधनों में, यानी जो हमारे स्थानीय संसाधनों में जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, तो हमें उनसे भी संपर्क बना के रखना चाहिए, क्योंकि उनका भी सहयोग जरूरी है। समावेशी शिक्षा में प्रतिष्ठित व्यक्तियों से भी सहयोग बनाना चाहिए कि पता नहीं कब किससे काम पड़ जाता है, क्योंकि काम तो सभी से पड़ जाता है, तो कि प्रतिष्ठित व्यक्तियों से भी संपर्क बनाए रखना चाहिए और उनके बारे में हमें अपने छात्रों को समझाना चाहिए और उनके संपर्क में रहना चाहिए, तो जिससे बच्चे को किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। फिर इसी तरह से हमारे लिए विचार प्रकट करने का, अब स्थानीय संसाधनों में हमें, अब बच्चे के बारे में हम बच्चों से कहेंगे कि भाई आप, और बच्चों को इसमें विचार प्रकट करने का पूरा अवसर देना चाहिए कि बच्चों से कि आप अपने विचार प्रकट करिए, तो उन्हें अपने विचार प्रकट करने का पूरा अवसर देना चाहिए, जिससे कि बच्चे को कोई भी हेजिटेशन ना हो, यानी वो शिक्षक के सामने अपने विचार प्रकट करे, यानी अपनी मन की बातें कहे, जिससे कि उसको किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो। और शिक्षक को उस समय उस पर नियंत्रण भी नहीं करना चाहिए, जैसे शिक्षक के नियंत्रण की वजह से, तो यहाँ पे नियंत्रण का भी अभाव होना चाहिए कि अब शिक्षक की वजह से बहुत से बच्चे बोल नहीं पाते हैं, डरते हैं, उनके यानी स्ट्रिक्टली नहीं लेना चाहिए शिक्षक को, है ना। तो बच्चों को एकदम फ्री छोड़ देना चाहिए कि अब आप अपने मन की बात कहो, जैसे अपने अवसर कुछ, तो यानी उनको बोलने का पूरा अवसर देना चाहिए कि जिससे किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो। अब हमारा 7 टॉपिक आता है शिक्षण रणनीतियों में समावेशन। शिक्षण रणनीतियों में समावेशन, है ना, शिक्षण रणनीतियों में। तो इसमें है इंक्लूजन इन टीचिंग स्ट्रेटजीज, यानी इंक्लूजन इन टीचिंग स्ट्रेटजीज, यानी शिक्षण रणनीतियों में समावेशन। तो इसके बारे में भी शिक्षक का यही कर्तव्य है कि हमें शिक्षण रणनीतियों को कैसे तैयार करना है बच्चों के प्रति। तो बच्चों की योग्यता और स्तर के आधार पर ही तो हम शिक्षण रणनीतियों को तैयार करेंगे कि हम किस तरह से कर सकते हैं। तो उसमें भी हम बच्चों की योग्यता देखेंगे कि बच्चा इस स्तर का है कि विभिन्न प्रकार की शिक्षण नीतियों को बच्चा समझ सकता है या नहीं समझ सकता है, तो हम वो भी बच्चों की योग्यता के अनुसार ही करेंगे कि इसकी योग्यता और स्तर निम्न है या उच्च है, उसी के अकॉर्डिंग हम ये करेंगे कि बच्चों का स्तर कैसा है। तो इसमें भी समावेशन जो हमें करना है, तो पहले तो हमें इसकी सूची तैयार करनी है। तो ये भी शिक्षण रणनीतियों में भी हमें इसकी सूची तैयार करनी है शिक्षक को कि हमें किस तरह से कराना है, कि शिक्षण रणनीतियाँ हम किस प्रकार से बनाएं, हमें जिससे किसी प्रकार की कोई छात्रों को किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। तो फिर हमें इसमें रणनीतियों में समावेशन करने के लिए सूची तैयार करनी है। सबसे पहले तो हमें सूची तैयार करनी है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में उसकी योग्यता देखी जाए कि छात्रों की योग्यता कैसी है, यानी उसकी योग्यता और स्तर को ध्यान में रखते हुए हमें शिक्षण रणनीतियों का प्रयोग करना चाहिए कि किस तरह के हमें शिक्षण सूत्रों की व्यवस्था करनी है। और फिर इसमें हमें स्तर के अनुसार, और यदि हम बच्चों का हम देखेंगे कि बच्चों का स्तर थोड़ा निम्न लेवल का है, बच्चों का स्तर थोड़ा निम्न लेवल का है, यानी निम्न स्तर का है, तो ये शिक्षक का परम कर्तव्य है कि वो शिक्षक उन रणनीतियों में थोड़ा परिवर्तन भी कर सकता है, यानी वो परिवर्तित की जा सकती है शिक्षक के अकॉर्डिंग। वो कैसे? बच्चों की योग्यता के अनुसार। यदि बच्चा नहीं समझ पा रहा है शिक्षण रणनीतियों के लिए, तो हमें उसकी अकॉर्डिंग शिक्षक का ये काम है कि शिक्षक को उनमें कुछ परिवर्तन कर दिया जाए। अब हमारा अगला टॉपिक आता है नंबर 8, सहभागिता में समावेशन। सहभागिता क्या होती है? देखो, जिसमें छात्र का और शिक्षक का दोनों का एक दूसरे के प्रति सहयोग होता है, ठीक है ना। उसमें आ जाता है सहभागिता, यानी सहभागिता में समावेशन, इंक्लूजन इन पार्टिसिपेशन, यानी पार्टिसिपेट करना। जो हम जैसे हमारे विद्यालय में सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, यानी कल्चरल प्रोग्राम जो हमारे कॉलेज में या स्कूलों में जब होते हैं, तो उसमें बच्चा जो है वो पार्टिसिपेट करता है, यानी उसमें भाग लेता है। तो उसमें
उसमें भी उन सभी बातों को बच्चे को समझानी चाहिए। जैसे अब इसका भी छात्र के लिए यानी शिक्षक के लिए इसकी भी सूची तैयार करनी चाहिए। यानी शिक्षक को तो हर चीज़ की सूची तैयार करेगी कि कौन कौन बच्चा किस प्रोग्राम में भाग ले रहा है, तो उसकी भी सूची शिक्षक को ही बनानी चाहिए। और कि कौन कौन बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें, तो फिर इसकी भी सूची तैयार करने की ये भी बच्चे की योग्यता के अनुसार ही की जाती है। और बच्चों को बोलने का अवसर भी प्रदान करना चाहिए। यानी बच्चों को सहभागिता में समावेशन टॉपिक में हमारे बच्चों को बोलने का भी अवसर प्रदान करना चाहिए। यानी इसमें बोलने में कोई भी इसमें नियंत्रण का अभाव होना चाहिए। यानी वैसे हम क्लास में बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो हम उन पर कंट्रोल करते हैं, डांटते हैं कि जब बच्चा कोई उधम कर रहा है या अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा है या फ़ोन चला रहे क्लास में बैठ के, तो हम उस पर नियंत्रण करते हैं, डांटते हैं, स्ट्रिक्टली उसे डांटते हैं कि ये क्या तरीका है आपका, अगर नहीं पढ़ना है तो आप बाहर चले जाइए। तो इस तरह से फिर यानी अभी जब यहाँ इस टॉपिक में ये आता है कि समावेशी शिक्षा में, तो आपको बताइए कि विशिष्ट बालकों को ही सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जाती है, यानी शिक्षा प्रदान की जाती है। तो फिर इसमें हमारे लिए बच्चों का पार्टिसिपेट होना बहुत ज़रूरी है कि छात्र किस प्रकार से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इन बातों का भी यानी बच्चों को बोलने का अवसर प्रदान करना चाहिए, जिससे बच्चा खुलकर अपने मन की बात कह सके। तो यानी बच्चों को डराना नहीं चाहिए। जैसे बच्चा जो है शिक्षक से डरता है, चलो उस समय बच्चों को थोड़ी देर के लिए फ्री कर दिया जाए कि जिससे वो अपने मन की बात बोल सके, उसे बोलने का अवसर दिया जाए। और फिर बोलने के अवसर के बाद जो उसकी वार्ता है, यानी उसके सही शब्दों को हम उसका ध्यान में रखते हुए उसी के आधार पर हमें उसका विषय सूची बनानी चाहिए। अब हमारा अगला आ जाता है तो मैं आपको बता रही थी, यानी बच्चों को बोलने का अवसर प्रदान करना चाहिए, जिससे बच्चों को बोलने में कोई हेजिटेशन ना हो। यानी बच्चा ठीक प्रकार से बोल सके और अपने मन के भाव भी शिक्षक के सामने प्रस्तुत कर सके। ये मैंने आपको बताया था। और फिर इसमें शिक्षक को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, यानी विषयों की रूपरेखा, यानी विषयों की रूपरेखा भी तैयार करनी चाहिए शिक्षक को कि यानी जो विषय हम पढ़ा रहे हैं तो उस विषय में बच्चे का इंटरेस्ट है या नहीं, यानी बच्चा उस विषय को रुचि के साथ पढ़ रहा है या नहीं, यानी उस पर रुचि जागृत होनी चाहिए। तो हमें उन सभी विषयों का यानी उन्हें हम सभी तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए। और इसमें हमारा आता है अब संपर्क बनाए रखना। जैसे और इसमें सहभागिता में सामुदायिक कार्यक्रमों में, यानी जो सामुदायिक कार्यक्रम होते हैं, जब हम अपने विद्यालय में कोई प्रोग्राम करते हैं तो हम बाहर से भी लोगों को आमंत्रित करते हैं और वो करना भी चाहिए, जिससे हमें उनका भी सहयोग प्राप्त हो। यानी जब हम विद्यालय में कोई भी कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं तो हमें समुदाय के लोगों से, जो समुदाय के प्रतिष्ठित लोग हैं, यानी उनसे भी संपर्क बनाए रखना चाहिए। अब जैसे जब कोई प्रोग्राम होता है तो चीफ गेस्ट को आमंत्रित किया जाता है, चीफ गेस्ट आते हैं तभी तो प्रोग्राम की शुरुआत होती है। तो उन लोगों से जो समुदाय के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनसे भी हमें संपर्क बनाए रखना चाहिए, जिससे समावेशी शिक्षा में हम उनका भी लाभ प्राप्त कर सकें। यानी हमें किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम है तो हम उनके सामने अपने विचार प्रस्तुत करेंगे तो वो भी हो सकता है हमारी मदद करें। तो इसीलिए हमें समाज के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनसे भी संपर्क बनाए रखना चाहिए। और फिर जो प्रोग्राम है उनमें जो है हमें उन लोगों को आमंत्रित भी करना चाहिए, यानी जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जब हमारी कोई प्रोग्राम है तो उसमें हमें उन्हें आमंत्रित भी करना चाहिए, जिससे उनका भी सहयोग हमें समावेशी शिक्षा में मिल सके, जिससे बच्चों को किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो। अब हमारा टॉपिक आता है 9 शिक्षण सूत्र एवं सिद्धांतों में समावेशन। यानी शिक्षण सूत्र यानी अधिगम के जो शिक्षण सूत्र हैं, हमारे जो समावेशी शिक्षा में अधिगम के जो शिक्षण सूत्र हैं वो इसमें आते हैं। शिक्षण सूत्र एवं सिद्धांतों में समावेशन, इंक्लूजन इन टीचिंग मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स, यानी जो हमारे सिद्धांत हैं ये समावेशी शिक्षा में मैं इस सिद्धांतों को तो मैं पहले पढ़ा ही चुकी हूँ। तो हमारा ये तो इस टॉपिक में आया है शिक्षण सूत्र एवं सिद्धांतों में समावेशन। तो शिक्षक को इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए
निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग हमें इनकी भी सूची तैयार करनी चाहिए शिक्षक को कि किस तरह से क्या कराना है हमें। तो शिक्षण सूत्र यानी इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो बच्चे की योग्यता और स्तर के अनुसार ही हमें उसे सामान्य से विशिष्ट की ओर ले जाना चाहिए। यानी पहले हमें उसे सरल सरल चीज़ें सिखानी चाहिए। हम डायरेक्ट तो कठिन चीज़ नहीं सिखा सकते और ना ही बच्चा सीख पाएगा। जैसे हम किसी छोटे बच्चे से कहते हैं बेटा जाओ वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लो, तो क्या वो ले सकता है? ये असंभव है, क्योंकि वो वाद विवाद प्रतियोगिता के बारे में जानता ही नहीं है। हम छोटे बच्चों को तो हम खेल करा सकते हैं, उनको कविता सिखा सकते हैं। जो छोटे बच्चों को पोइम सिखाई जाती हैं, तो यानी कविता सिखा सकते हैं, कहानी सुनाते हैं हम उन्हें, तो उनका तो पढ़ाई खेल खेल में ही हो जाती है छोटे बच्चों की। तो इसलिए बच्चों के स्तर को ध्यान में रखते हुए ही हम उसको उसी प्रकार की हमें उसको अधिगम कराना है। यानी बच्चों की योग्यता और स्तर को ध्यान में रखते हुए, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी सरल से कठिन की ओर। पहले हमें उसे, जब छोटा बच्चा होता है तो उसको हमें पहले क्या सिखाए? डायरेक्ट हम उसको लिखना तो सिखा नहीं देंगे। छोटे बच्चे को तो पहले पेंसिल पकड़नी सिखाई जाती है, तभी लिख पाया जाता है। और उसको पहले तो बोलना सिखाया जाता है, वो ठीक से बोल भी नहीं पाता, तो उसको तो पहले बोलना सिखाएंगे। यानी प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं पहले दूसरी के, तो उनको तो पहले हम ठीक प्रकार से उसी के अकॉर्डिंग ही हम उनको अधिगम कराएंगे। तो ये तो है नहीं डायरेक्ट कोई कठिन चीज़ें सिखा दे। तो इसमें यही आता है कि सरल से कठिन की ओर, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो पहले हम उनको सरल चीज़ सिखाएंगे, फिर हम उनको कठिन चीज़ सिखाएंगे, जिससे बच्चे का विकास में वृद्धि हो। अब हमारा इसमें आता है, अगला आता है बाल केंद्रित, यानी बाल केंद्रित गतिविधि को भी आधार माना जाता है इसमें। यानी बच्चे को बाल केंद्रित का आधार बनाकर, यानी बाल केंद्रित का शिक्षक को बाल केंद्रित का आधार बनाकर ही उसकी योग्यता के अनुसार ही बच्चे को बताना चाहिए कि किस तरह की ये शिक्षा ग्रहण कर सकता है। तो इसका भी शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए। फिर उसके बाद में हमारा आ जाता है सामान्य चर्चा, यानी सामान्य चर्चा। बच्चों के साथ में हमें शिक्षण सूत्र के बारे में सामान्य चर्चा भी करनी चाहिए कि किस किस तरह से शिक्षा ग्रहण करनी है। तो बच्चों के साथ में पहले हम वार्तालाप करेंगे, यानी सामान्य चर्चा करेंगे। छोटे छोटे बच्चों को तो खेल खेल में चीज़ें सिखा दी जाती है सामान्य चर्चा करते करते। फिर उसके बाद में हम उनको विशिष्ट नियमों को बताएंगे कि अब इसके बाद में अब ये नियमों का पालन आपको करना है। पहले उनके साथ सामान्य चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद में हम उनको विशेष नियमों को समझाएंगे। इसी के आधार पर हमारा अधिगम सुचारू रूप से चल सकता है। उसके बाद में फिर हमें क्या करना है, फिर यानी रुचि एवं क्रियाशीलता। इसमें रुचि और क्रियाशीलता का भी विशेष महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे बच्चे की रुचि और क्रियाशीलता के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। यदि हम बच्चे की रुचि और क्रियाशीलता के बिना कोई काम हम कराएं तो, और यदि बच्चे का मन नहीं है यानी उसको इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर कार्य संभव हो ही नहीं सकता, यानी असंभव है। तो बच्चे की रुचि और क्रियाशीलता को देखते हुए हमें उसी हिसाब से उसकी प्रक्रिया को चलाना है कि बच्चे की किस चीज़ में बच्चे को इंटरेस्ट है, उसी हिसाब से हमें बच्चे को आगे बढ़ाना है, जिससे बच्चे का स्तर उच्च हो। और जो निम्न स्तर वाले छात्र हैं उनको भी हमें यही समझाना है और उनको भी हमें उच्च स्तर वाले छात्रों की श्रेणी में लाना है, यानी सबको एक समान ही बनाना है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है मूल्यांकन प्रक्रिया में समावेशन, यानी मूल्यांकन क्या होता है ये भी आपको पता है। मूल्यांकन मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि मूल्यांकन यानी मूल्यांकन प्रक्रिया, यानी इवेल्यूशन, यानी इंक्लूजन इन इवेल्यूशन प्रोसेस। तो मूल्यांकन प्रक्रिया में बच्चों का जांच परख करना है हमारे लिए कि हमने पढ़ा दिया, बच्चे के समझ में आया या नहीं आया। अब ये केवल यही मतलब नहीं है शिक्षक का कि शिक्षक ने जाके पढ़ा दिया और उसका काम खत्म, तो ये गलत है। यानी पढ़ाने के बाद शिक्षक को ये भी देखना है कि मतलब बच्चे ने कितना सीखा, यानी उसने कितना अधिगम हुआ, उसको कितना वो सीख पाया। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस बच्चों का मूल्यांकन करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? अब जैसे बच्चों के हम स्कूल में जैसे होते हैं ये फर्स्ट यूनिट टेस्ट, सेकेंड यूनिट टेस्ट, थर्ड यूनिट टेस्ट, जो यूनिट टेस्ट होते हैं इससे
उसके बच्चे का मूल्यांकन होता है। और जो छोटे बच्चों का मूल्यांकन होता है तो हम उनका मूल्यांकन परीक्षा लेकर नहीं कर सकते कि छोटे बच्चों का हम वो का मूल्यांकन हमें कैसे करना है कि इसको कितना आता है कितना नहीं आता है, तो उसका मूल्यांकन हमें कैसे करना है। बच्चे से ऐसे ही पूछ कर, बच्चे से पोएम वगैरह सुनकर, बस यानी ओरल तरीके से, मौखिक रूप से, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये बच्चा किस स्तर का है। ये तो पता चल ही जाएगा हमें कि इसकी योग्यता क्या है, ये किस स्तर का बच्चा है, मतलब ये कितना सीख सकता है कितना नहीं सीख सकता है। उसी के हिसाब से हमें यानी उसी के अकॉर्डिंग हमें उसको आगे बढ़ाना है कि इसलिए हमें बच्चे का और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इसमें उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण शब्द का प्रयोग ना करते हुए, यानी मूल्यांकन में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे इस शब्द का प्रयोग ना करते हुए हमें केवल इन बच्चों के जो निम्न स्तर के छात्र हैं, यानी जो निम्न स्तर के छात्र हैं, उनको भी हमें उच्च स्तर के छात्रों के साथ ही कॉपरेट करना है। उन सामान्य बच्चों के साथ ही हमें यानी उनको भी हमें उच्च स्तर के छात्रों के लेवल तक ही लाना है। यही शिक्षक का प्रमुख कर्तव्य है। यदि वो मेहनत से पढ़ाता है यानी हम निम्न स्तर के बच्चों को भी उच्च स्तर के बच्चों के समान करना है उन्हें, तो इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल और दे रही हूँ, जैसे हम क्लास में एक टॉपिक पढ़ाते हैं, जैसे हमने इंग्लिश में कोई टॉपिक पढ़ाया, जैसे हमने इंग्लिश में कोई टॉपिक पढ़ाया, मैं आपको बताऊँ, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव का टॉपिक मैंने लिया और मैं पढ़ा रही हूँ एक्टिव पैसिव का टॉपिक। फिर इसमें क्या होता है, अब पढ़ाने के बाद मैंने तो अपना पढ़ दिया, सुना दिया, बच्चों को लिखकर भी समझा दिया। उसके बाद में फिर ये हमारा काम खत्म नहीं हुआ कि हमने पढ़ा दिया, हमारा काम खत्म, हमने टॉपिक पढ़ा दिया। यानी पढ़ाने के बाद फिर हम किसी बच्चे से अचानक खड़ा करके उससे हम एक एग्जाम्पल पूछ लें, बनाइए इसका क्या होता है। हम एक एग्जाम्पल लिख के दे दें कि चलो आप इसको बना के दिखाइए। तो यानी बच्चों से टॉपिक पढ़ाने के बाद प्रश्न पूछ रहे हैं उससे अचानक ही, सभी बच्चों से अलग अलग करके, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन बच्चे का ध्यान पढ़ाई पर था और किसका नहीं था। तो हमें इस तरह से सभी बच्चे हमारी नज़रों में आ जाएंगे। तो सभी बच्चे हमारी नज़रों में आते हैं कि हाँ किसका ध्यान था किसका ध्यान नहीं था। तो यदि हम उससे कोई एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, यानी उससे कोई प्रश्न पूछ लेते हैं कि आप इसका आंसर बताइए, यदि बच्चे ने हमारी बातों को ध्यान से सुना होगा और पढ़ा होगा तो बच्चा फटाक से बता सकता है कि मैडम इसका आंसर ये है। तो यदि उसने ध्यान से नहीं सुना होगा तो वो नहीं बता सकता है। तो इसलिए हमें टॉपिक पढ़ाने के बाद प्रश्न पूछ लेना चाहिए जिससे बच्चे का मूल्यांकन हो सके, यानी जांच हो सके कि हाँ बच्चे ने कितना सीखा या नहीं। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, यानी प्रश्न पूछकर। और इसमें एक दूसरी बात ये आती है कि प्रत्येक पक्ष का ध्यान रखना चाहिए। हम अब ये नहीं है जैसे मूल्यांकन में हम केवल एक पक्ष के बारे में ही सोचें, यानी हमें विभिन्न पक्षों के बारे में सोचकर नहीं रखना चाहिए, केवल एक पक्ष से काम नहीं चलता। अब जैसे हमें केवल एक विषय का ध्यान नहीं रखना है कि हमें एक विषय के बारे में हमने पूछ लिया, बात खत्म। यानी मूल्यांकन का मतलब है सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए बच्चों का सभी विषयों का मूल्यांकन हो, जिससे हमें पता चले कि बच्चा किस विषय में वीक है। यानी कुछ बच्चे होते हैं उनकी मैथ बहुत अच्छी होती है लेकिन उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती, इंग्लिश में वो थोड़े वीक होते हैं, तो हमें उनके इंग्लिश के स्तर को उच्च बनाना है। फिर इंग्लिश के टीचर से बोला जाएगा भाई आप इसका ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखें, यानी हमें उसके इंग्लिश के स्तर को उच्च बनाना है। यानी उसका हमें केवल एक पक्ष का समर्थन नहीं करना है, यानी बल्कि हमें विभिन्न पक्षों का करना है। यानी फिर उसको सभी विषयों के बारे में सोचना है कि बच्चे सभी विषय में परफेक्ट है या नहीं। तो सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को उसके बारे में पूरा मूल्यांकन करना चाहिए, यानी पूरी सूची बनानी चाहिए, यानी हर बच्चे की रिपोर्ट लिखनी चाहिए कि कौन सा बच्चा किस विषय में कमज़ोर है। इससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये इस विषय में कमज़ोर है। फिर वही उसके गार्जियन से कह सकते हैं आप इस विषय में इसका विशेष ध्यान दें, चाहे या फिर चाहे ट्यूटर लगवाएं, कुछ भी करें। तो हमें तो यानी बच्चे को सभी विषय में परफेक्ट होना चाहिए। इस तरह से हमें ये सामान्य विधियों और प्रविधियों का निर्धारण भी करना चाहिए। समावेशन मूल्यांकन में विधियों और प्रविधियों का भी, यानी विद्यालय में क्या चीज़ उपलब्ध है और क्या नहीं, इस बात को पहले हम देख लें कि विद्यालय में ये संसाधन उपलब्ध है या नहीं। उसी हिसाब से अब हम जैसे
ब्लैक बोर्ड, हम बच्चों को, बच्चे बैठे हैं, हम बच्चों को समझाने जा रहे हैं कि चलो बच्चों मैं आपको लिख कर बता रही हूँ, और यदि विद्यालय में ब्लैक बोर्ड नहीं है, एक सपोज करो आप, जैसे मैं बच्चों को समझाऊं कि चलो मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर लिख कर समझा रही हूँ, और मैं देखूँ विद्यालय में ब्लैक बोर्ड है ही नहीं, तो फिर मैं कैसे बता पाऊँगी, नहीं समझा सकती। इसीलिए हमें पहले ये निश्चित कर लेना चाहिए कि विद्यालय में वो संसाधन उपलब्ध है या नहीं, उसी के बाद में, जिससे फिर बच्चों को किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो, कि बच्चे को अधिगम सीखने पर, अधिगम में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो चीज़ विद्यालय में जो संसाधन विद्यालय में उपलब्ध है, पहले तो हमें उसी के काम चलाना चाहिए उसी से, और यदि नहीं है तो फिर हमें उसकी व्यवस्था करनी चाहिए, तो ये भी शिक्षक का ही काम है। अब उसके बाद में हमारा आता है, यानी ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि मूल्यांकन करने में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सभी बच्चों का स्तर देखा जाता है उसमें, यदि वो निम्न स्तर का बच्चा है, हमने उसका मूल्यांकन किया, उसके टेस्ट वगैरह लिए, और यदि वो उसमें ठीक से नहीं बता पाया वो, तो फिर हमें उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण शब्द का प्रयोग ना करते हुए हमें उसके निम्न स्तर को उच्च स्तर के बच्चों के साथ ही हमें उसे करना है, कि जिससे उसका भी अधिगम उन्हीं लोगों के साथ ठीक प्रकार से हो सके और उसका विकास हो सके। ठीक है, अब आज हमारे इतने टॉपिक हो गए, बस ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। हम कल से आपको नया टॉपिक शुरू कराएंगे। थैंक यू।